प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा सप्तमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां निबंध के बारे में समझेंगे। इस निबंध के लेखक है नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलका गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें और तालाब की मछलियां है। इनकी मृत्यु 25 नवंबर 1998 को हुई थी। तो आइए अब हम इस पाठ हिमालय की बेटियां का वाचन करते हुए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के विषय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि नागार्जुन जी ने इस पाठ का शीर्षक दिया है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां जो दिया है, इसके अंदर उन्होंने, हिमालय तो एक पर्वत है, अब पर्वत को उन्होंने मानवीय रूप में एक पिता के रूप में माना है, और बेटियां इसको भी इन्होंने मानवीय रूप में माना है, जो कि यहाँ पर पर्वत से निकलने वाली नदियों के रूप में माना है। इनका इन नदियों का पिता हिमालय को कहा, और हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, सतलज, यमुना, उन्हें बेटियों के रूप में स्वीकार करते हुए हमको इस पाठ के द्वारा, इस निबंध के द्वारा समझाने का प्रयास किया। तो आइए भैया बहनों, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो इस पहले भाग में लेखक ने यही बताया है कि जब तक उन्होंने नदियों को दूर से देखा था, अर्थात उनका उद्गम नहीं देखा था, जहाँ से नदियाँ निकलती है, उस स्थान को जब तक लेखक ने नहीं देखा था, तब तक वो यही सोचते थे कि नदियाँ कैसी है, गंभीर है, शांत है, और किसी सम्राट मतलब होता है सुसंस्कृत महिला की तरह वे उन्हें लगती थी। क्योंकि लेखक ने नदियों को मैदानी हिस्सों में देखा था, और मैदानी भागों में नदियाँ शांति के साथ बहती है, उनमें कोई वेग नहीं होता। जबकि जब ये ही नदियाँ पहाड़ों से निकलती है, तो क्योंकि पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों में से होकर गुजरती है, और पहाड़ की ढाल से होते हुए उन्हें अपना रास्ता बनाना पड़ता है, उनका जल वेग के साथ गिरता है और किनारों से टकराकर अपने लिए मार्ग बनाता है। इसलिए वे कैसी अत्यधिक वेग के साथ वहाँ पर बहती है। लेकिन लेखक ने तो उन्हें अभी तक मैदानी हिस्सों में देखा था, तो वे उन्हें गंभीर और शांत समझते थे। इसलिए वे कहते हैं कि उनके प्रति, यानी कि नदियों के प्रति, उनके दिल में, यानी लेखक के दिल में उनके प्रति बहुत अधिक आदर और श्रद्धा के भाव थे। और जब भी वे नदियों में स्नान करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वे अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में आराम कर रहे हैं। फिर आगे वे लिखते हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी
इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदानों में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। आगे लेखक बताते हैं कि जब उन्हें हिमालय पर्वत घूमने का मौका मिला, यानी वे हिमालय की तरफ जब ऊंचे पहाड़ों की तरफ घूमने गए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि जो गंगा नदी की दुबली पतली सी धारा उन्हें निकलती हुई पहाड़ों से निकलती हुई दिख रही है, वही मैदान में जाकर कैसे चौड़ी और शांत हो जाती है, इतनी विशाल हो जाती है। कैसे होती? इनका उछलना कूदना, लगातार खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगिमा, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदानों में जाकर। अर्थात जब पहाड़ों में नदियाँ निकलती है तो वे ऊंचे पहाड़ों से झरनों के रूप में, प्रपात के रूप में उछलती कूदती मचलती सी हमें दिखाई देती है, और उनकी जलधारा बहुत पतली दिखाई देती है। और इतना वेग होता है उस जलधारा में कि यदि कोई कवि उनको देखे या हम उनका मानवीकरण करें किसी मनुष्य के रूप में, तो देखें हमें उनके जल का वेग ऐसा लगेगा कि कोई हंस रहा है। उस गिरते हुए जल में जो आवाज़ होती है वो ऐसा लगता है जैसे कोई हंस रहा है या फिर कोई चंचलता प्रदर्शित कर रहा है। लेखक आगे लिखते हैं कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं या फिर किसी सुंदर पुष्प की कली पे उनका ध्यान अटक जाता है, तब भी उन्हें इतना कौतूहल नहीं होता जितना कि उन्हें इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर। बेटियां कौन हैं? ये नदियाँ और बाल लीलाएं क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हिमालय से निकल रही है। जैसे कोई बालिका जब अपने पिता के घर में होती है या बचपन के स्वरूप में होती है, तो वो कितनी चंचल और कितनी चुलबुली और कितनी ज़्यादा उसमें अंदर क्षमताएं लिए होती है, उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो बाल्यावस्था से युवा अवस्था में पहुंचती है, तो धीरे धीरे उसकी बाल्यावस्था की चंचलता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है और उसमें गंभीरता आती जाती है। इसी तरह यह नदियाँ हिमालय से निकल ही रही है, तो लेखक ऐसा मानते हैं कि यह अभी अपने पिता के घर में है और बाल स्वरूप में है, अर्थात छोटी बच्ची के रूप में है। तो लेखक कहते हैं कि जब वे इन नदियों को पर्वतों में देखते हैं तो उनकी चंचलता देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा विस्मय और आश्चर्य होता है। इतना ज़्यादा कि किसी नए पुष्प को देखकर या किसी नए व्यक्ति को देखकर विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। उससे भी कई गुना अधिक विस्मय उन्हें इन नदियों की चंचलता या इनकी बाल लीलाएं देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा।
कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो इससे पहले लेखक ने नदियों की बाल लीलाओं के बारे में बताया था और अब वे बता रहे हैं कि जैसे कोई लड़की या कोई बालिका अपनी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जाती है, फिर वो यौवनावस्था में आती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर अपने माता पिता या अपने भाई बहनों या अपने परिवारजनों के अलावा भी अन्य किसी के प्रेम को पाने की इच्छा पैदा होती है। वो विवाह करना चाहती है, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। इसी तरह लेखक कहते हैं कि ये नदियाँ भी जो हिमालय में रहते हुए अपने बाल्यकाल में जीती है, तो वो कौन सा ऐसा लक्ष्य है या वह कौन है जिसके प्रेम को पाने के लिए अपने बाल्यावस्था में छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही है। इनके पिता कौन हैं? हिमालय है, जो कि इतने विराट विशाल हैं और उनके इतने विशाल प्रेम को पाकर भी इनका हृदय हमेशा अतृप्त रहता है। अतृप्त रहता मतलब अभी भी उसमें संतोष नहीं आता, कभी भी वो भरता नहीं है, बेचैन रहता है। तो आखिर ऐसा कौन है जो कि इनकी इस प्यास को मिटा सकेगा या इनके इस प्रेम को पूर्ण करेगा? ऐसा वह कौन है? आगे लेखक ने लिखा है कि पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों, बंदूर अधिकताएं, अधिकत का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर का समतल भाग, जिसमें कि वनस्पतियों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, या एक तरीके से कहें वनस्पति वहाँ पर होती ही नहीं है। फिर सरसब्ज उपत्यकाएं, सरसब्ज मतलब होता है हरी भरी और उपत्यकाएं होता है घाटी। तो ऐसा है इनका लीला निकेतन, अर्थात अपने बाल्यकाल अवस्था से जब ये अपनी किशोर अवस्था की तरफ जाती है, तो अपनी बाल लीलाओं को दिखाने के लिए कवि ने ऐसी कल्पनाएं की है कि यह कहाँ कहाँ दिखती है। पहाड़ों पर, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों पे, अधिकताओं पर या फिर उपत्यकाओं पर। यहाँ पर ये क्या करती है? ऊपर नीचे बहती है, टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर अपना रास्ता बनाती है, और इन सभी क्रियाओं को ही लेखक इनकी बाल लीलाएं कहता है। वे कहते हैं कि हिमालय की गोद से यह निकलती है, तब ये इनकी बाल्यावस्था होती है, और जब ये किशोरावस्था में जाती है तो पहाड़ों घाटियों में खेलते खेलते ये अपनी बाल लीला दिखाती है। और फिर जब ये अपने यौवनावस्था में जाती है तो कहाँ पहुँच जाती है? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, यूकेलिप्टस, केले आदि के जंगलों में पहुंच जाते हैं। और तब कहीं जाकर शायद कहीं अपनी बीती हुई बातें यानी अपना बचपन याद आता होगा। और फिर आगे क्या लिखा है? कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूमता होगा। जैसे जब किसी भी कन्या का या किसी भी लड़की का विवाह हो जाता है, तो उसके विवाह के बाद उसके माता पिता के घर में बहुत शांति छा जाती है, और उसके माता पिता हमेशा अपनी बेटी की चिंता में लगे रहते हैं कि हमारी बेटी कैसी होगी, उसके क्या हाल होंगे। हमें तो इसी प्रकार, क्योंकि ये सारी नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं, तो जब यह हिमालय को छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो इनका पिता बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए
हमेशा परेशान रहता होगा या इनकी हमेशा चिंता करता रहता होगा। तो भैया बहनों, आज हम इस पाठ को इतना ही समझेंगे। इस भाग में आए कुछ कठिन शब्दों को समझते हैं। शब्दांत कुलीन, विशाल, बड़ा, उल्लास, खुशी, कौतूहल, जानने की उत्सुकता, अधिकताएं, पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, सरसब्ज, हरी भरी, उपत्यका, पहाड़ के नीचे की भूमि, नटखट, शरारती, निकेतन, घर। इन कठिन शब्दों के अर्थों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे।